दोस्तों, आज हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और अगर आपने प्रिविलेज कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना तो वो सुनने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। वहां पर आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 9 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 126 जो कि डील करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को। इसमें यह बात बताई गई है, अगर किसी भी वकील और क्लाइंट के दरमियान कोई कम्युनिकेशन होती है तो उस वक्त वकील को इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो बताए कि उसकी अपने क्लाइंट के साथ क्या कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि एक वकील की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट की प्राइवेसी को लीक ना करे और उसे कोई भी एडवाइस देता है तो उसे डिस्क्लोज ना करे। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। अगर कोई कम्युनिकेशन इलीगल पर्पस के लिए की गई हो तो उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है, लेकिन जिस वक्त एक वकील कोई केस लेता है उस वक्त क्लाइंट ये बात कहता है कि मैंने ये क्राइम नहीं किया। बाद में अगर उस वकील को ये बात पता लग जाती है कि हाँ ठीक है उस बंदे ने ये क्राइम किया है, तो उस वक्त वो उसको डिस्क्लोज कर सकता है, क्योंकि प्रोटेक्शन सिर्फ तभी होगी जब उसके क्लाइंट ने कोई लॉफुल एक्ट किया है। अगर उसके क्लाइंट का एक्ट इलीगल होगा तो उस कंडीशन में उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसी है कि अगर क्लाइंट ने वकील को कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पर मेरा हक है, तो वकील ने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे सूट फाइल कर दिया। कुछ अरसे बाद वकील को ये बात पता लगती है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे क्लाइंट की नहीं है, उसने तो मुझसे झूठ बोला और उसने एक फेक एंड फैब्रिकेटेड सेल डीड जो है वो तैयार करके मुझे दिखाई। तो इस वक्त अब वकील बाउंड नहीं है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। मतलब जब कोई क्लाइंट फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो उस वक्त कोई भी वकील उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इससे नेक्स्ट आर्टिकल में यह बात बताई गई है कि वो तमाम बातें जो प्रीवियस आर्टिकल में बताई गई हैं वो तमाम बातें वकील के साथ साथ उसके इंटरप्रेटर एंड क्लर्क काउंसिल या सर्वेंट्स ऑफ एडवोकेट्स पर भी अप्लाई होंगी। नेक्स्ट वन इज कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 11 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 128 जो कि डील करता है प्रिविलेज नॉट वेव बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। आर्टिकल 11 में ये बात बताई गई है कि अगर कोई पार्टी कोर्ट में आकर एविडेंस देती है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वकील भी कोर्ट में आए और आकर अपनी पार्टी की प्रिविलेज कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे, क्योंकि वो पार्टी कोर्ट में एज अ विटनेस पेश होती है। और इसके अलावा इसमें यह बात बताई गई है, अगर वो पार्टी खुद वकील को एज अ विटनेस कोर्ट में पेश करती है जिसके साथ इस पार्टी ने प्रिविलेज कम्युनिकेशन की है, तो वकील सिर्फ उन क्वेश्चंस के जवाब देगा जो कि इससे पूछे जाएंगे। बाकी वो वकील किसी बात को भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 12 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 129 जो कि डील करता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। इसमें यह बात बताई गई है कि किसी भी बंदे को कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करे जो कि उसके और उसके लीगल एडवाइजर के दरमियान हुई है। लेकिन अगर वो अपने आप को एज अ विटनेस पेश करता है उस वक्त वो
कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को भी डिस्क्लोज कर सकता है। अगर उस बंदे ने पहले से भी कोई एविडेंस दिया हो, उस एविडेंस के बारे में समझ नहीं आ रही तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में कोर्ट इस हवाले से क्वेश्चन पूछ सकती है और वो बंदा इस बात को डिस्क्लोज करेगा कि उसने क्या एविडेंस दिया था। नेक्स्ट वन इज कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 आर्टिकल 13 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 130 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। इसमें यह बात बताई गई है कि अगर कोई भी बंदा जो किसी केस में पार्टी ही नहीं है तो उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स शो करे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, प्लेज का, मॉर्गेज का, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स कि जिसकी वजह से वो खुद ही मुजरिम बन जाए। इवन के ऐसे डॉक्यूमेंट को भी वो विटनेस कोर्ट में पेश करने का पाबंद नहीं है, लेकिन अगर उस विटनेस ने यह बात खुद लिख के दी हो कि हाँ, अगर इस तरह के कोई भी हालात हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वो विटनेस उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में आकर पेश करेगा, तो उस वक्त सिर्फ उस विटनेस को कंपेल किया जा सकता है कि वो कोर्ट में पेश हो और पेश होकर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिखाए। नेक्स्ट वन इज कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 14 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 131 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट which another person having possession could refuse to produce। इस आर्टिकल में यह बात बताई गई है कि किसी शख्स को ऐसा डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता उस डॉक्यूमेंट की पोजेशन किसी दूसरे बंदे के पास भी हो। मतलब कि डॉक्यूमेंट एक है लेकिन वो दो बंदों की पोजेशन में है और दोनों के पास ये इख्तियार है कि इसको कोई भी पेश करने से रिफ्यूज कर सकता है, तो अब दोनों की कंसर्न के बगैर इस डॉक्यूमेंट को पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल इज कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 15 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 132 विटनेस not excused from answering on ground that answer will criminate। इसमें यह बात बताई गई है कि विटनेस ये बात नहीं कह सकता कि मुझसे ये सवाल ना पूछा जाए। इस तरह का एक्सक्यूज कोई भी विटनेस नहीं दे सकता। जो भी विटनेस से क्वेश्चन किया जाएगा विटनेस को उसका जवाब लाजमी देना है, लेकिन अगर कोर्ट मुनासिब समझे कि ये सवाल विटनेस के लिए इंसल्ट का बाइस बनता है तो कोर्ट ये सवाल पूछने से मना कर सकती है, लेकिन विटनेस ये प्ली नहीं ले सकता कि मेरे से ये सवाल नहीं पूछ सकते, और ना विटनेस ये प्ली ले सकता है कि अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा मुझ पर इल्ज़ाम लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबा दें। इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।